हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 19 जनवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक हैं वो है इंडिया यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब के बारे में। साथ ही देखेंगे पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। देन डीपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये डिफेंस से संबंधित है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। बैटरी पैक आधार नंबर जो है ये चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। इसके साथ ही हम देखेंगे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे संपन्न सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रपोज्ड इंडिया यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। यहाँ पर जो प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है A comprehensive India-European Union FTA is expected to be concluded by the end of the January 2026. And second, the European Union's motivation includes reducing dependency on Chinese supply chains. And third, India has agreed to significantly reduce import duties on agricultural products as a precondition for the FTA. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंडिया यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से संबंधित यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई कंफर्म्ड कमिटमेंट अभी तक नहीं आया है इंडिया की तरफ से। आप देख सकते हैं ये रिसेंटली न्यूज में रहा बिकॉज Germany floated the possibility of completing the India European Union Free Trade Agreement by the end of January 2026. The impetus includes economic diversification and reducing reliance on China. There is no confirmed commitment from India to cut agricultural tariffs as a precondition. Those details remain under under negotiation. अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ऐसी चीजें मेजरली जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूरोपीय यूनियन को उनमें शामिल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटो पार्ट्स। इसके साथ ही इंडिया मेनली जो जिन चीजों को इंपोर्ट करता है यूरोपीय यूनियन से उनमें शामिल है मशीनरी, aircraft and parts, electronics, medical devices, scientific instruments, chemicals, plastics, then rough diamonds, etc. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Integrated Security Hub inaugurated in the Andaman and Nicobar Islands primarily aims at which of these? यहाँ पर अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें उद्घाटन किए गए एकीकृत सुरक्षा केंद्र जो है हाल ही में चर्चा में रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बूस्ट आइलैंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड integrate surveillance and emergency response for strategic security, थर्ड प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर फंक्शन एज अ कस्टम्स फैसिलिटी फॉर फॉरेन वेसल्स।
आपको बताना है कि हाल ही में जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब इनॉग्रेट किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका मुख्य उद्देश्य है इंटीग्रेट सर्विलांस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस फॉर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। आप देख सकते हैं। The integrated security hub inaugurated in the Andaman and Nicobar Islands is designed to enhance strategic maritime security and coordinated emergency response in the geopolitical sensitive region. The hub enables real-time integration of surveillance inputs from multiple agencies such as armed forces, coast guard, intelligence agencies, and civil administration. It strengthens maritime domain awareness across critical sea lanes, including areas close to the Malacca Strait, through which a significant portion of global trade passes. This facility improves inter-agency coordination during security threats, natural disasters, and search and rescue operations and humanitarian assistance missions. Given the island's vulnerability to cyclones, tsunamis, and other natural disasters, the hub also enhances disaster preparedness and rapid response capabilities. This initiative aligns with India's broader Indo Pacific strategy and supports objectives such as Sagar initiative, जिसका full form है Security and Growth for All in the region, by reinforcing India's strategic presence in the Eastern Indian Ocean. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब इनॉग्रेट किया गया है, ये किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है इसका संचालन किया जाता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आप देख सकते हैं, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज प्रपोज्ड मर्जिंग 3 ongoing schemes विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। It aims to speed up agricultural growth and improve farmers' income, and it encourages states to increase public investment, boost productivity, reduce post-harvest losses, and promote crop diversification. आपने देखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके बीच जो फंडिंग पैटर्न है वो है 60-40 का, जिसमें 60 सेंटर का है और 40 स्टेट्स का। देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो हिली स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो वहां पर 90% सेंटर का है और 10% स्टेट्स का। इसके साथ ही यूनियन टेरिटरीज में जो फंडिंग होगी वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये जो स्कीम है ये फोकस करती है ऑन स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स थ्रू इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इनोवेशन एंड स्टेट स्पेसिफिक प्लानिंग।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the Pan Army digital platform launched by the Indian Army in January 2026 to modernize logistics management? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जो जनवरी 2026 में रसद प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया अखिल सेना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है? सो आपसे पैन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं लॉजीनेट, डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन जिसे हम डाइम के नाम से जानते हैं, आर्मी लॉजिस्टिक्स क्लाउड या फिर ई सप्लाई चेन। आपको बताना है पैन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसको हाल ही में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस प्लेटफॉर्म का नाम है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। आप देख सकते हैं द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन विच इज अ पैन आर्मी डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। सो ये प्रोवाइड करता है real time visibility of logistic items from unit up to army headquarters, and it is developed jointly by the Indian Army and the Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics. So the platform standardizes digital workflows across all Army depot and units, and it equips commanders with integrated dashboards, exception alerts, and predictive stock analytics. So it will reduce paperwork by about 70% and shorten the logistics cycle by 1/3. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में इंडियन आर्मी ने जो पैन आर्मी डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसका पर्पस है टू इंटीग्रेट इन्वेंट्री कंट्रोल, मेंटेनेंस प्लानिंग एंड डिमांड फोरकास्टिंग, and also enable faster and more informed decision making by commanders, also replace fragmented manual logistics processes with a unified digital payment. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the समग्र शिक्षा स्कीम, consider the following statements. सो जो समग्र शिक्षा स्कीम है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकंड, it was launched to adopt a holistic approach to school education from pre-nursery to class 12th. And third, it, it subsumed the earlier schemes of Sarva Shiksha Abhiyan, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान जो है या समग्र शिक्षा स्कीम जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं।
So, Samagra Shiksha is an overarching program for the school education sector extending from preschool to class 12th. And this scheme has been prepared with the broader goal of improving school effectiveness measured in the terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. सो ये जो समग्र शिक्षा है इसके अंतर्गत 3 स्कीम्स को सब्सिम किया गया है जो कि है समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन, और इसको लॉन्च किया गया 2018 में. So this scheme covers 1.16 million schools and over 156 million students and 5.7 million teachers of the government and aided schools. So इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है ब्रिज करना सोशल एंड जेंडर गैप्स इन द स्कूल एजुकेशन, इंश्योर करना इक्विटी एंड इंक्लूजन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, इंश्योर करना मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन स्कूलिंग प्रोविजंस, प्रमोट करना वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके साथ ही सपोर्ट करना स्टेट्स को इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. सो ये सारी चीजें इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव्स हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With reference to the Arbitration Council of India, consider the following statements. सो यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसे भारतीय मध्यस्थता परिषद के नाम से जाना जाता है हिंदी में, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. सेकंड, its chairman is appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India. And third, it is tasked with making recommendations to the central government to make provisions for easy resolution of commercial disputes. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है भारतीय मध्यस्थता परिषद से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं. So, Arbitration Council of India is a statutory body established to promote and regulate arbitration mechanisms in country. And it will be chaired by the former Supreme Court or High Court judge or an eminent arbitration expert appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India. और ACI के फंक्शंस की बात करें तो एज पर द सेक्शन 43D ऑफ द एक्ट, द काउंसिल वुड डिस्चार्ज द फंक्शंस लाइक make recommendations to the central government to make provisions for easy resolution of commercial disputes. So, Arbitration Council of India जो है, it is one of the oldest arbitral institutions in India और इसको establish किया गया 1965 में as a specialized arbitral body at the national level under the initiatives of Government of India and Apex Business Organizations FICCI. So it is registered society under the Societies Registration Act 1860. और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द प्रपोज्ड बैटरी पैक आधार नंबर, जिसे बी पैन के नाम से जाना जाता है, इन इंडिया इज प्राइमरली एम्ड एट विच ऑफ दीज.
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा जो भारत में प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर है, उसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? आपके ऑप्शन हैं, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज। सेकंड, ensuring life cycle traceability and enhancing the recycling ecosystem for batteries. Third, standardizing the charging ports for all electric vehicle manufacturers या फिर monitoring the driving habits of EV owners for insurance purposes. आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा जो बैटरी पैक आधार नंबर है, उसका मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका मुख्य उद्देश्य है इंश्योर करना लाइफ साइकिल ट्रेसेबिलिटी एंड एनहांसिंग द रिसाइकलिंग इकोसिस्टम फॉर बैटरीज। तो आप देख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज proposed the battery pack Aadhaar number as a 21 character unique ID, and its primary function is to act as a digital identity for batteries, especially those used in electric vehicles. So, this allows for life cycle tracking from raw material sourcing and manufacturing to uses second life application and final recycling. So, by ensuring traceability, the government aims to strengthen extended producer responsibility and prevent the environmental hazards associated with improper disposal of lithium ion batteries. आप ध्यान रखेंगे, ये जो बी पेन है, बैटरी पैक आधार नंबर, इसको प्रपोज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर एक टर्म है जो काफी चर्चा में रहा है, जो है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी आर रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सर्व एज द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग की रेशियोज इन द यूनियन बजट। And second statement is, tariffs imposed by other countries such as the recent 50% US tariff on labor intensive Indian exports can directly affect India's GDP by influencing external demand for goods. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो है, इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो है इसको आरबीआई रिलीज नहीं करता है, ये रिलीज किया जाता है एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The government of India has projected 7.4% real GDP growth in the financial year 2026. Supported by the strong services and investment demand despite external risks such as US tariffs and slowing consumer spending. फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो है ये रिलीज किया जाता है एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नॉट बाय आरबीआई. So they form the basis for key fiscal ratios in the union budget, such as fiscal deficit to GDP and tax to GDP.
So, tariffs imposed by trading partners reduce India's export competitiveness, lower demand for outbound goods, and can influence GDP through the net exports component of the expenditure method. So, second statement आपका यहाँ पर correct है. So, first, advance estimates जो है इसका यूज किया जाता है for budget planning, subsidy estimates, deficit targets, and tax projections. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संपन्न स्कीम. सो संपन्न का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन. सो संपन्न ये जो योजना है उस या ये जो सिस्टम है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है संपन्न इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर पेंशनर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस enabling direct pension disbursal to their bank accounts. और सेकेंड स्टेटमेंट है द इंटीग्रेशन ऑफ संपन्न विद डिजीलॉकर अलाउज पेंशनर्स टू एक्सेस ग्रेचुइटी पेमेंट ऑर्डर्स, ईपीपीओज, pension commutation orders, and Form 16 digitally ensuring secure and long-term prevention of pension-related documents. And third, Sampann functions under the Ministry of Finance as it is the nodal ministry for all central government pension schemes. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है संपन्न ये जो सिस्टम है इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और ये है फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो संपन्न सिस्टम है ये फंक्शन करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस. आप देख सकते हैं. So Sampann is centralized digital system specifically designed for Department of Telecommunications pensioners, providing online processing, sanctioning, dispersal, grievance readdressal, and digital profile management. So through DigiLocker integration, pensioners can securely access GPOs, EPPOs, commutation orders from 16 etc, ensuring authenticity and long-term digital preservation. So Sampann is implemented by the Department of Telecommunications जो कि वर्क करता है under the Ministry of Communications, not Ministry of Finance. So ये हाल ही में चर्चा में रहा because Sampann has been further strengthened by the integrating pension-related documents with DigiLocker, promoting paperless governance and digital access for Department of Telecommunication pensioners. सो ये जो सिस्टम है ये सपोर्ट करता है इंडिया का जो लार्जर विजन है ऑफ डिजिटल इंडिया, इफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड पेपरलेस गवर्नेंस. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो संपन्न सिस्टम है ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.